नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि APC एकेडमी ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए शुरू करते हैं आप अपना टॉपिक जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें हम जनरेशन्स का टाइम पीरियड क्या है, हर एक जनरेशन का टाइम पीरियड, उस जनरेशन में क्या क्या चीज़ आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब कौन कौन से स्टोरेज मीडिया उसमें यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इनपुट के तौर पे हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। इनपुट मीडिया हो गया आपका। उसके बाद हम करेंगे साथ साथ में लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, और लैंग्वेजेस के बाद मेन कौन कौन से कंप्यूटर्स किस किस जनरेशन के हैं। तो मेन हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे, साथ में हम डिस्कस भी करेंगे सारी जनरेशन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन अराइज होता है, तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात आती है मेरी वर्ड जनरेशन। वर्ड जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी मीन्स स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ में जो भी डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं जनरेशन। तो कंप्यूटर की भाषा में जनरेशन का मीनिंग है स्टेप इन टेक्नोलॉजी। स्टेप इन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास अराइज होगा कि वो पर्टिकुलर टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दैट रिप्रेजेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो पर्टिकुलर टर्म कंप्यूटर की भाषा में जो उसके चेंजेस को बताता है कि कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए, तो उसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये कि जनरेशन किसे बोलते हैं। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं। तो कंप्यूटर की टोटल आपके पास 5 जनरेशन्स होती हैं। तो हम एक एक करके इन जनरेशन्स को डिस्कस करते हैं। तो 5 जनरेशन्स होती हैं। तो सबसे पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे अभी। फर्स्ट जनरेशन सबसे पहली आती है आपके पास फर्स्ट जनरेशन। हमने पहले भी बोला कि हम जनरेशन के इन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन आती है आपकी 1942 से लेकर के 1955 तक। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1942 से 1955। इस जनरेशन पीरियड में या इस टाइम पीरियड में जितने भी कंप्यूटर बने हैं आपके, वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं। सेकंड आपकी बात आती है कौन सी टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज़ करते हैं, मीन्स कौन सा मीडिया आप उसमें यूज़ करें। तो यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि वैक्यूम ट्यूब बनाई किसने है। तो जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब बनाई है उनका नेम है जॉन एम्ब्रोस। ठीक है जी, वैक्यूम ट्यूब बनाई है जॉन एम्ब्रोस ने। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब क्यों इसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब उस टाइम का वही एक मीडिया था जिसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को मेमोरी और सर्किट फॉर्मेशन दोनों के लिए आप इसमें यूज़ करते थे। ठीक है जी, आप इसमें बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज के बेस पे आप वैक्यूम ट्यूब को ही इसमें यूज़ करते हैं। मेमोरी और सर्किट फॉर्मेशन के लिए आप इसमें वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब आपका एक छोटा सा डिवाइस होता है जो ग्लास का बना है। ग्लास में फिलामेंट होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिसिटी आपका मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट होना शुरू करते हैं वैक्यूम की तरफ को। तो यहाँ पे अगर बात करें देन इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से वैक्यूम में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि कई वैक्यूम ट्यूब्स हमारी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं मीन्स जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी
हीट प्रोड्यूस होगी, ये गर्म हो जाएगी, हीटअप होगा, और वैक्यूम ट्यूब आपकी क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने की वजह से ये क्या प्रोवाइड करती है आपके पास, इनकरेक्ट आउटपुट। ठीक है जी, तो ये मेन है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं आपके, उसमें आपकी इनकरेक्ट आउटपुट मैक्सिमम जनरेट होती है। तो इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कब बनी, मतलब क्या उसका टाइम पीरियड है, 1955 42 से 55। वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर थे आपके जॉन एम्ब्रोस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाँ जी इनकरेक्ट आउटपुट आपके पास आती है, मेन इसको मेमोरी और सर्किट फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर वैक्यूम ट्यूब को एज अ प्राइमरी मेमोरी आप यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो आपके पास मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए आप इसमें यूज़ करते हैं, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी की तरह भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक ड्रम्स आपके डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने इनपुट देनी है, इनपुट के लिए यहाँ पे पंच कार्ड, और इसके बारे में हम अपने लास्ट चैप्टर में या लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि पंच कार्ड किसने इन्वेंट करें। तो पंच कार्ड हो गया, एक आता है आपका मैग्नेटिक टेप, इन सब का जो है वो आपका यूज़ होता था इनपुट मीडिया के तौर पे। इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब बात आती है मेरी कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन पुट होता है कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आपकी यूज़ होती है, दैट्स योर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज भी आती है। इसमें आपके दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट, फॉल्स स्टेट या लो सिग्नल, एंड 1 रिप्रेजेंट ऑन स्टेट, ट्रू स्टेट और हाई सिग्नल। तो मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है। तो मशीन का मतलब कि जितना भी आपका काम होगा, जितने भी आपके कोड होंगे, चाहे आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट देख रहे हो, या फिर आप कोई ऑपरेशन करवा रहे हो, सब आपका 0-1 के कोड में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद आता है इसमें कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो मैक्सिमम कंप्यूटर आपके जो बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, बल्कि होते हैं, और जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, एक रूम के बराबर इनका साइज़ होता है। ठीक है, तो उसमें आपके सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। जैसे आपका आता है एनिएक, एडवैक, एडसेक, यूनिवैक फर्स्ट एंड IBM 650। तो ये मेन पॉइंट्स थे आपके फर्स्ट जनरेशन को लेकर, जिनमें से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन अगर फर्स्ट जनरेशन की करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, और उसमें 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब्स आपकी यूज़ हो रही हैं। एक वैक्यूम ट्यूब काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स आपकी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिनकी वजह से आपकी वैक्यूम ट्यूब जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं। तो मतलब ड्रॉबैक यहाँ पे क्या आता है कि एक पर्सन तो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आपका चाहिए, दूसरा बहुत बड़े हैं साइज़ में, बहुत भारी हैं, तो मतलब एक जगह अगर ये इंस्टॉल हो गए तो आप इनको दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, मीन्स नॉन पोर्टेबल। सेकेंड ड्रॉबैक हमारा नॉन पोर्टेबल। उसके बाद आता है नॉन पोर्टेबल होने के साथ भारी है, साइज़ बहुत बड़ा है, 50 × 20 इतना स्क्वायर फीट रूम चाहिए इसको जो है वो रखने के लिए। लेकिन इतनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे हो, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कंप्यूटर को ठंडा रखना भी ज़रूरी है। तो आपको एयर कंडीशनिंग रूम का इसमें रिक्वायरमेंट होता है, AC रूम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी वजह से कॉस्ट आपकी बहुत हाई जाती है। मतलब आम पर्सन इस चीज़ को नहीं परचेज कर सकता है। और जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनको आप किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को मेनली साइंटिफिक पर्पस, ठीक है, साइंटिफिक पर्पस से ही आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी सेकंड जनरेशन। सेकंड आता है मेरा सेकंड जनरेशन। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड 1956 से 1964
टाइम पीरियड है 1956 से 1964। कई बुक्स में आपको मिलेगा 1952 से 1964 इस तरह से। तो जो भी टाइम पीरियड आपने अराउंड में देखना है कि हाँ जी मेरा सेकंड जनरेशन के नियर अराउंड कौन सा आता है, अगर ऑप्शन में आपके पास आता है तो इसके नियर अराउंड जो भी आपको टाइम पीरियड लगता है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका जो मटेरियल या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है दैट्स योर ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जो बने होते हैं ये आपके सेमीकंडक्टर्स से बने होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें आप सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब एक बात आती है कि ट्रांजिस्टर बनाए किसने हैं। तो ट्रांजिस्टर जो बनाए हैं, मेरे पास कुछ एक इन्वेंटर्स हैं जिनका नेम है जॉन बार्डेन, विलियम शॉकली एंड थर्ड जो मेरे इन्वेंटर हैं वॉल्टर ब्रिटेन, ठीक है। ये कुछ मेरे इन्वेंटर हैं जॉन बार्डेन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रिटेन। तो इन्होंने ट्रांजिस्टर को बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या था कि ट्रांजिस्टर आपकी वैक्यूम ट्यूब से बहुत साइज में छोटे हैं, उस वजह से क्या हो गया कि अब ये लेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें मतलब पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा रिलायबल मटेरियल मेरे पास मिल गया है, जिसमें से क्या है कि वैक्यूम ट्यूब जल्दी ख़राब होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा सा क्या था आपका रिलायबल। उसके बाद बात आती है स्टोरेज मीडिया के लिए इसमें क्या यूज़ होता है। अगर मैं इनपुट मीडिया की बात करूं कि इनपुट मीडिया के तौर पे इसमें क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पंच कार्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। पंच कार्ड्स ही हम इसमें यूज़ करते हैं। और स्टोरेज मीडिया के तौर पे अब वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता है। यहाँ पे आपके पास आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ये दो चीज़ें मेरी यहाँ पे एज अ सेकेंडरी स्टोरेज इसमें यूज़ होती हैं। अगर लैंग्वेजेस में बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज ट्रिपल एल लिखा है, इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो मशीन लैंग्वेज एंड एक और लैंग्वेज थी जो लो लेवल लैंग्वेज है आपकी, दैट्स योर असेंबली लैंग्वेज, ठीक है जी। तो यहाँ पे मशीन के साथ असेंबली लैंग्वेज आ गई है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज है तो 1 और 0 दो ही डिजिट है मेरे जो काम करते हैं। ये डिजिट्स कंप्यूटर तो इजीली समझता है, कंप्यूटर सारी कैलकुलेशन इजीली करता है, बट ह्यूमन बीइंग इन डिजिट्स को इतना याद नहीं रख पाता है, ठीक है। कहीं पे अगर हमारे से इनपुट देने में एक भी 0 या 1 का मिस्टेक हो जाता है तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया कि जो 1-0 के कोड्स थे इनको एक शॉर्ट कोड असाइन किया। जैसे मान लो मैंने प्लस करना है तो उसके लिए मान लो ये सम, इस तरह से कोई कोड दे दिया। कोई डिजिट हमने मूव करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कोड दे दिया। तो इस तरह से ये कुछ एक कोड इसमें बनाए गए थे। ये कोड जो यूज़र है या जो भी आपके प्रोग्रामर हैं उनके लिए याद करना इजी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी इनपुट मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो गए। अब जब असेंबली लैंग्वेज आपके पास आती है तो असेंबली लैंग्वेज में अब कंप्यूटर जस्ट मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, तो असेंबली लैंग्वेज को किसकी हेल्प से जो है वो कन्वर्ट करेगा मशीन में या कैसे समझेगा। तो असेंबली लैंग्वेज को रीड करने के लिए यहाँ पे आपके पास असेंबलर्स बनाए गए हैं। उस टाइम पे असेंबलर का मेन काम है मशीन से मतलब मशीन टू असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और असेंबली लैंग्वेज से मशीन में जाना, मीन्स वाइस वर्सा, दोनों में चलता है, असेंबली टू मशीन। क्लियर। तो यहाँ पे असेंबलर भी इसी जनरेशन में बने हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मशीन को जो है असेंबलर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं,
बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेजेस में वो वाली लैंग्वेजेस आते हैं जिनको यूज़र इंग्लिश की फॉर्म में लिखता है, मतलब जिनको लिखना पढ़ना याद करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे हमें ये कुछ कोड जो है वो याद करने पड़ते हैं, इन कोड्स को निमोनिक्स बोला जाता था उस टाइम पे। इनकी हेल्प से ही हमारी सारी जो है वो कैलकुलेशंस होती थी। ये आगे आपका कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, अभी जस्ट हमने किया लो लेवल लैंग्वेजेस जो भी आपकी सेकेंड जनरेशन में यूज़ हो रही हैं। अब इस जनरेशन में आपकी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बन गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस को शॉर्ट फॉर्म में HLL लिखा जाता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि दिस वन स्टैंड्स फॉर, देन हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी आई हैं, तो यहाँ पे आपकी फॉर्ट्रैन, कोबोल और एक और लैंग्वेज है एल्गोल। मतलब इस तरह से ये 2 और 3 लैंग्वेजेस है मेरे पास। तो फॉर्ट्रैन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसफर। कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ALGOL का मतलब है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आता है कि फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म, कोबोल का फुल फॉर्म, एल्गोल का फुल फॉर्म, ठीक है। और कौन सी जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं? सेकंड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेजेस के बाद कौन कौन से कंप्यूटर्स आपके इसमें आए हैं और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की क्या क्या थोड़ी सी विशेषताएं रही हैं और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो पहले तो वैक्यूम ट्यूब खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर आ गए हैं। ट्रांजिस्टर जो थे वो आपके लेस हीट प्रोड्यूस करते थे, कम बिजली की खपत करते हैं, जिनकी वजह से हमारे पीसी जो है वो क्रैश होना थोड़ा कम हो गए और हमारा डाटा थोड़ा सा सेफ होना रह गया और हमारी आउटपुट भी करेक्ट आनी शुरू हो गई है। अब इसमें जो जो कंप्यूटर आपके पास आए हैं सेकेंड जनरेशन में, IBM 1604 एक कंप्यूटर आपके पास आया है, यूनिवैक 11 मीन्स यूनिवैक सेकेंड भी आप इसको बोल सकते हैं, और एक था मेरे पास हनीवेल 20, ठीक है। IBM 1620, यूनिवैक 11 या यूनिवैक 2 इसको बोल सकते हैं, हनीवेल 20, ये मेरे पास सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। सेकेंड जनरेशन के जो है हमारे पास सेकेंड जनरेशन जो है उसमें एक कंसेप्ट आया था मेरा बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का यूज़ हुआ, क्यों? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थे सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग, ठीक है, सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग। इसकी वजह से ये कंप्यूटर आपके बहुत स्लो होते थे, क्योंकि वन टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप बैच वाइज ग्रुप में अपनी जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, ये जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये थोड़े से इनके कंपैरिजन में ये कंप्यूटर थोड़े से फास्ट थे, टाइम तो लेते हैं प्रोसेस करने में। लेकिन आपका जैसे मान लो 4 प्रोसेसेस का एक बैच है, मेरे पास 20 टोटल प्रोसेसेस अगर मेरे पास हैं तो 4 प्रोसेसेस के मेरे मान लो बैच हैं, तो 4 प्रोसेसेस के 5 बैच में ये पूरी 20 जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। 4 प्रोसेसेस के बैच में पूरी 20 प्रोग्राम्स या 20 प्रोसेसेस मेरी एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आपका यूज़ होता है, ठीक है। इन कंप्यूटर्स को मतलब साइंटिफिक पर्पज़ के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस पर्पज़ में भी इनको यूज़ किया गया था। तो ये है मेरा थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन के बारे में। अब आती है हमारे पास अपनी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड नंबर पे है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड, कितने से कितने टाइम तक का आपका ये काउंट होता है। तो थर्ड जनरेशन आपके पास आती है 1965 से लेकर के 1971, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए,
थर्ड जनरेशन में जो नई इन्वेंशन हुई है दैट्स योर आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी होता क्या है बेसिकली? आईसी एक छोटी सी चिप है जो सिलिकॉन से बनी है, ठीक है। आईसी आपकी बनी होती है, ये जो चिप है आपकी तो सिलिकॉन चिप होती है। इसमें आपके क्या होते हैं कि बहुत से कंपोनेंट्स आपके जो जितने भी कंप्यूटर के मैक्सिमम कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, रजिस्टर्स हो गए, तो मैक्सिमम कंपोनेंट्स आपके एक ही चिप पे इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंपोनेंट्स टुगेदर ऑन ए चिप, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन चिप है, इसमें कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर दिया काफ़ी। अब इस चिप के बनने से क्या होता है, थर्ड जनरेशन में बहुत रिवॉल्यूशन आया हमारे कंप्यूटर में, साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया। तो जनरेशन वाइज हमारा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, तो मतलब साइज़ यहाँ पे और भी कॉम्पैक्ट हो गया। और मेमोरी मेरी इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, तो मेमोरी का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। थर्ड जनरेशन में मेन जो रैम आपकी मेन मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका इन्वेंशन थर्ड जनरेशन में आया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के तौर पे आपकी रैम यूज़ हो रही है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी के बेस पे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और भी आपके स्टोरेज मीडिया जो है वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइज़ डिक्रीज हो गया, मेमोरी इंक्रीज हो रही है। अब चिप की बात डिस्कस हो रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका राइज होता है कि जो आईसी है वो किसने इन्वेंट किया है? तो ये चिप जो आपकी इन्वेंट की है दैट्स योर जैक किल्बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये पूछा गया है। जैक किल्बी, फाउंडर ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप। जब इसमें चिप पे जब आपके 10 to 20 कंपोनेंट्स आते हैं चिप पे, जब 10 to 20 कंपोनेंट्स थे, इस टेक्नोलॉजी को बोला गया है हमारी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है या पूछा जाता है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में आई है, इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो जब आपके थे 10 से 20 कंपोनेंट, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और जब यही कंपोनेंट आपके 100 तक हो गए हैं तो आपके पास आता है MSI, जिसका फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो M की जगह पे आ जाता है आपका मीडियम, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो चिप आई है यहाँ पे, सिलिकॉन से बनी है, फाउंडर कौन है, जैक किल्बी, और 10 to 20 कंपोनेंट जब आपके लगाते हैं दैट्स योर SSI, 100 कंपोनेंट पे आपका जाता है MSI। एक चीज़ हमने डिस्कस करी कि इसमें रैम आ गई है थर्ड जनरेशन में। रैम के बाद यहाँ पे जब आपने चिप पे बहुत से कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करके लगाया हुआ है इस चिप पे, तो इस टेक्नोलॉजी को आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला गया है। तो जब इन चिप्स को इकट्ठा करके एक कंपोनेंट पे लगाया, यही टेक्नोलॉजी आपकी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बोली गई है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि लैंग्वेजेस अब कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उनमें वही मशीन और असेंबली लैंग्वेज चली है हमारी आज की जनरेशन तक। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि अब हाई लेवल लैंग्वेज डे बाय डे आपकी जो है वो नई नई लैंग्वेजेस बन रही हैं, तो यहाँ पे आपकी कुछ लैंग्वेज आती हैं फॉर्ट्रैन 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक लैंग्वेज आपके पास आती है पास्कल, एक लैंग्वेज है PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, ठीक है। इस तरह से आपकी कुछ एक लैंग्वेजेस यहाँ पे इन्वेंट हुई हैं। उसके बाद स्टोरेज मीडिया के तौर पे आपका आ गया रैम, स्टोरेज के बेस पे यहाँ आ गया रैम। और अब यहाँ पे अगर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो वही मैग्नेटिक डिस्क आ गया, टेप आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, और भी हमारे जैसे कि आपका होता है विंचेस्टर डिस्क वगैरह होता है, वो सब कुछ इसमें आया है, ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब ये जनरेशन के कंप्यूटर कुछ आम पर्सन के लिए यूज़ करने लायक हो गए। जो जो कंप्यूटर यहाँ पे बने हैं, मेन आती है बात कि कौन कौन से कंप्यूटर्स आपके थर्ड जनरेशन में आए हैं। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में एक आता है आपका CDC 6600, बहुत इंपॉर्टेंट है CDC 6600। CDC 6600 इसका इन्वेंशन हुआ था 1964 में, और ये आपका वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है।
वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। बट ये कंप्यूटर जो है आपका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हमसे पूछें कि वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसके हिसाब से हमारा एक और सुपर कंप्यूटर यहाँ पे इन्वेंट हुआ है, पर वो 4th जनरेशन में आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका CDC 6600। दिस इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। एक और कंप्यूटर यहाँ पे बना है जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, PDP-8। इस मतलब माइक्रो कंप्यूटर का इन्वेंशन यहाँ पे हुआ है, जो आपका आता है 1965 में। तो ये फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, बट इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, ये था मेरा 3rd जनरेशन के बारे में। 3rd जनरेशन में आपका क्या क्या आता है, IC चिप आती है। IC चिप की वजह से साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट हो गया आपका, मीन्स अब आप अपने PC को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि IC चिप है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होता है ज़्यादा, तो मतलब इतना एयर कंडीशनिंग रूम नहीं चाहिए आपको, आपका कॉस्ट थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, और एयर कंडीशनिंग नहीं होने की वजह से लेस एक्सपेंसिव है, पोर्टेबल आपका PC यहाँ पे बन गया है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे 4th जनरेशन के बारे में। यहाँ पे हमारी आती है 4th जनरेशन। 4th जनरेशन का सबसे पहले टाइम पीरियड 1975 से 1989। ठीक है, 1975 से 1989 ये इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे भी हमारा चिप का ही कंसेप्ट चला है, क्योंकि आज तक के कंप्यूटर जितने भी हैं हमारे वो सारे चिप पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे अब हमारी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाती हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। क्लियर? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आपके आते हैं अप्रॉक्सीमेट 30,000 कंपोनेंट्स, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाते हैं 1 मिलियन कंपोनेंट्स। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 3rd जनरेशन में कौन सी इंटीग्रेशन थी, 4th में कौन सी थी और 5th में कौन सी थी। अब इस जनरेशन में आपका क्या डेवलप होता है, अब माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, जो आपका 1971 में बना है। एक्चुअली ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इस प्रोसेसर में आपका ALU और कंट्रोल यूनिट, मतलब CPU में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ALU कंट्रोल यूनिट जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो ये माइक्रो प्रोसेसर में लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर आपके कई डेवलप हुए हैं, मिनी कंप्यूटर्स आ गए हैं। थोड़ा सा इसमें और क्या कंसेप्ट आया है आपका, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद आपके जैसे नेटवर्क हो गए, लैन वैन मैन, इन सब की खोज भी 4th जनरेशन के अंडर आई है। तो आप बोल सकते हैं कि वेरियस डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं। नेटवर्किंग की बात कर सकते हैं आप, नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास आए, या नेटवर्क, लैन वैन मैन, इसका खोज भी आपका 4th जनरेशन में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज पहले हमारे पास थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, मतलब फॉर्ट्रैन थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। यहाँ पे C लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, C लैंग्वेज का इन्वेंशन भी 4th जनरेशन में हुआ है। ठीक है जी, C लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज हुआ है। यहाँ पे पूछ सकते हैं C लैंग्वेज किसने बनाई है और यूनिक्स किसने बनाया है। तो C लैंग्वेज बनाने वाले थे आपके डेनिस रिची और केन थॉमसन। तो C लैंग्वेज बनाने वाले थे आपके डेनिस रिची। ठीक है, और इन्हीं के साथ मिलकर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाया है डेनिस रिची के साथ केन थॉमसन ने। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों की इन्वेंशन में C लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही आपके बने हैं AT&, क्योंकि इस लैब का नेम पूछा जाता है, AT&T's बेल लैब। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है आपने, AT&T's बेल लैब। ओके, अब C लैंग्वेज की बात हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी। ठीक है, 4th जनरेशन में ही आपका
और भी बहुत से मतलब जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं डेवलप हुए हैं, जैसे आपका डॉस हो गया, डॉस के साथ हो गया आपका विंडोज़, मीन्स यहाँ पे आपका डॉस, विंडोज़, ठीक है, जितने भी आप बोल सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस भी और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी। तो आप बोल सकते हैं कि GUI का शुरुआत भी आपका 4th जनरेशन में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि 4th जनरेशन में अब क्योंकि इनपुट की बात करें तो इनपुट में हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड, मॉनिटर, बहुत से इनपुट डिवाइसेस आपके बन गए हैं। स्टोरेज के लिए भी आपका क्योंकि साइज कंप्यूटर का जो है वो डे बाय डे कॉम्पैक्ट हो रहा है और मेमोरी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मेमोरी डिवाइसेस भी जैसे रैम, रोम, इस तरह से और अदर डिवाइसेस का इन्वेंशन हो गया है। कंप्यूटर्स कौन कौन से आपके पास आते हैं, यहाँ पे मेनली जो कंप्यूटर्स बोले जाते हैं कि कौन कौन से इन्वेंट हुए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कंप्यूटर आता है पहले तो क्रे 1। क्रे वन आपका ये था वर्ल्ड का, अब इसको बोलते हैं कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। एक्चुअली ये वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्रे 1 आ गया। क्रे 1 के बाद आपका और भी मतलब IBM ने कई पीसी डेवलप किए, तो IBM पीसीज भी इसी में आए हैं बहुत से, जैसे IBM 360, IBM 370, ठीक है। एक होता है आपके पास और माइक्रो कंप्यूटर, जैसे एप्पल ने भी आपके पास कंप्यूटर बनाए, तो एप्पल 2 इसने भी एक आपका 4th जनरेशन में कंप्यूटर बनाया जिसको माइक्रो में बोलते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर आता है आपका, एक माइक्रो कंप्यूटर आपका फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर 4th जनरेशन में बना है जिसका नेम है Altair 8000, ठीक है जी। तो ये था 4th जनरेशन के बारे में, थोड़ा सा आई होप क्लियर हुआ होगा, सारी इन्वेंशंस बताई हैं, सारे जो चीज़ें आपकी इसमें बनी और क्या क्या इसमें नया खोज हुआ, क्या फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। सिंपल अगर इसकी 4th जनरेशन के एडवांटेजेस की बात करनी है तो यहाँ आते आते कंप्यूटर का साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे आके हम अपने पीसीज की बात करते हैं ना, कि जो पीसी हम घर में यूज़ करते हैं वो 4th जनरेशन के 3rd और 4th जनरेशन तक आते आते हमारे पीसी जो है वो हमारे आम पर्सन के यूज़ के लायक बन गए थे, जिनको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4th जनरेशन में ही हमारे पीसी अपने यूज़ के लिए बने, बहुत फास्ट है, मेमोरी बहुत ज़्यादा है और एक्यूरेट आउटपुट प्रोड्यूस करना इन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारी 5th जनरेशन। 5th जनरेशन हमारे पास है 5th जनरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आता है 1980 से टिल टुडे, मीन्स आप प्रेजेंट यहाँ लिख सकते हैं या ऑनवर्ड, ठीक है। तो 1980 से प्रेजेंट, ठीक है, ये अभी भी हमारी कंटिन्यू है, हम इसी जनरेशन में आज की डेट में भी हम यहीं पे हैं, ठीक है। 5th जनरेशन में अगेन आपका वही चिप पे चला हुआ है, चिप पे ही काम हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो टेक्नोलॉजी आई दैट्स योर ULSI, ठीक है। ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ULSI वहाँ पे हमारे पास था कि 1 मिलियन तक के कंपोनेंट जब आप उस चिप पे लगा रहे हैं, IC पे लगा रहे हैं, तो अब वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक के कंपोनेंट, ये 10 मिलियन तक के कंपोनेंट मीन्स 10 मिलियन और मोर देन 10 मिलियन, ठीक है, इतने कंपोनेंट्स आप एक छोटी सी चिप पे जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्टोरेज के लिए हमारा रैम, रोम। अब यहाँ पे 5th जनरेशन में आपकी मास स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, ठीक है, मास स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। यहाँ पे आके आपके पीसी और भी छोटे हो जाते हैं, मीन्स अब आप जो अपने घरों में यूज़ करते हैं, मीन्स लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, फ़ोन्स हो गए आपके, या फिर स्मार्ट वॉचेस की शेप तक के, ठीक है, स्मार्ट वॉच तक की मतलब स्मार्ट वॉच की शेप तक के पीसी आपके यहाँ पे आके इतने स्मॉलर हो गए हैं, लेकिन इनका मेमोरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। स्पीड आपकी बहुत हाई है इन पीसीज में। डे बाय डे लैंग्वेजेस का आविष्कार, क्योंकि वो बेसिक सी के बाद आपकी और लैंग्वेजेस आ रही हैं, जावा है, ASP है, PHP है, उस तरह से, तो डे बाय डे आपकी लैंग्वेजेस जो है वो इन्वेंट हो रही हैं। यहाँ पे मेन बात आती है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट
इस पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे काम हो रहा है। इसका मतलब कि कंप्यूटर में ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिसकी वजह से कंप्यूटर अपने दिमाग से सोच के जो है वो डिसीजन ले सकता है। मीन्स कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग पावर को जो है वो उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ये फुल्ली प्रिपेयर नहीं है। कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि इसमें हम मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पीसीज कौन कौन से आते हैं, 5th जनरेशन के पीसीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पीसी इसमें जो आता है, यहीं से बात करते हैं, परम 10,000 और परम 8,000, ठीक है। परम 10,000 और परम 8,000 ये पीसी 5th जनरेशन के हैं। ये पीसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसका इन्वेंशन आपका 1991 में हुआ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ओके, इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है परम 8,000। ऑप्शन में परम 10,000 भी लिखा होता है, लेकिन परम 8,000 हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको डेवलप किया था CDAC ने, ठीक है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे में इनका मेन सेंटर है, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8,000 और परम 10,000 भी इसी जनरेशन में पीसी बना है, बट ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका और कौन कौन से पीसीज बने। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको थी, उसके कई पीसी आपके डेवलप हुए। IBM के पीसीज आए, इसमें बहुत से पीसीज आगे आपके पेंटियम पीसीज आए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पेंटियम प्रोसेसर है, प्रोसेसर का नेम है, तो मीन्स कई पीसीज ऐसे आए जिनमें पेंटियम प्रोसेसर का आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था कुछ मेरा 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर की फील्ड का जो अराइज होता है कि इंडिया का पहला कंप्यूटर, वो भी 5th जनरेशन में ही आता है, इंडिया का पहला कंप्यूटर, नॉट सुपर कंप्यूटर बट फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 1991 में ही जो है वो डेवलप हुआ है, दैट्स सिद्धार्थ। एंड एक और क्वेश्चन पुट हो सकता है कि कंप्यूटर का नेम बताइए जिसको स्पोर्ट्स के लिए आपने यूज़ किया था। तो स्पोर्ट्स के लिए जिस कंप्यूटर का सबसे पहले यूज़ हुआ था उसका नेम है पैकमैन। तो ये था हमारा जनरेशन्स के बारे में। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।